स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का एक ई बुलेटिन आया है। बाजू में आप देखेंगे जून 2020 का ई बुलेटिन है। ये अभी हम लोग जो है जुलाई में हैं और ये जून 2020 का बुलेटिन है, मतलब लेटेस्ट बुलेटिन है। जुलाई का बुलेटिन अभी आया नहीं है। तो हम लोग इसके पहले मैंने आपको अप्रैल का बना के दिया है, जून का डिस्कस किया है, आज ये मई का डिस्कस किया, अब ये जून का है। ये थर्ड ई बुलेटिन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पढ़ने की वो ये है कि इसमें जो है इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यू दिए हैं, तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, तो 40 एमसीक्यू हर एक में दिए हैं। तो इसके पहले जो 2 ई बुलेटिन डिस्कस हुए उसमें 80 एमसीक्यूज डिस्कस हो चुके हैं। अभी इसमें हम लोग और 40 एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट ने इशू की है उसमें आंसर्स नहीं है, मगर ये जो ई बुलेटिन है इसमें इसके आंसर्स दिए हुए। सबसे अच्छी बात यह है, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे सही और कहाँ पे गलत है। बिकॉज बहुत बार ये होता है कि हमको आंसर सभी अच्छे लगते हैं, बट उनका जो आंसर है वो हमको पिक करना है और वो हमारा डिफरेंट होता है, उनका डिफरेंट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके नक्शे कदमों पे चले, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नक्शे कदमों पे चले। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ई बुलेटिन जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मैं पलटा रहा हूँ इसको, जो है यहाँ पे आपको मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट है। तो जो आशीष गर्ग साहब है उनका क्या रोल है, क्या बोलना है वो है। ईमेल एटिकेट्स कैसे है, ईमेल कैसे लिखते हैं, फंडामेंटल ऑफ टॉट क्या है, टॉट किसको बोलते हैं, जिसको सिविल रॉन्ग हम बोलते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में है, करंट अफेयर्स के बारे में है, और फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ये सब लिख के दिए हुआ इन्होंने, ये देखिए, ये आशीष गर्ग है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के प्रेसिडेंट है ना। ये सब चीजें लिख के दी हुई है। अब ये कैसा है, जो 800 पेजेस की हमने बनाई हुई है एक वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं इसको। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके भी ऊपर में अलग से एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर डेवलप करें और आपको देवे। जो है बहुत सारी चीज़ें मैं फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं कि फेसबुक पे वो चीज़ें हैं क्या। लिंक्डइन पे भी पुटअप किया जा रहा है, ट्विटर पे भी डाला जा रहा है, तो आप इनसे जुड़े रह सकते हैं। नहीं जुड़े रहो तो बहुत अच्छा है, उसका रीज़न है आप अपनी पढ़ाई में फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस डायरेक्टली मैं आपको मोबाइल ऐप के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू भेज रहा हूँ उसको देखो और उससे काम चलाओ। ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी देखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप उसको ना देखें, ये मेरी सलाह है। ये देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है, ये मैंने पहले से इसमें कुछ वर्किंग करके रखी है आपके लिए। तो आप साथ ही साथ में मेरे साथ साथ में बोलते भी जाए और लिखते भी जाए तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो हमको सबसे अप्रोप्रिएट आर्टिकल क्या है, ए, एन और द, टू फिल इन द ब्लैंक गिवन बेलो। तो जो खाली जगह है उसमें फिल करना है। What is that noise? I think it is dash helicopter. What is that noise? I think it is a helicopter. एक अकेला हेलीकॉप्टर है, तो वो कौन सी नॉइज है, वो कौन सी आवाज है। तो उन्होंने बोला कि मुझको लगता है कि ये एक हेलीकॉप्टर है, तो ए ज्यादा अच्छा था, वहां पे एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा। ठीक है। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो सिनोनिम का फॉलोइंग वर्ड हमको देना है। क्वेश्चन 2 पे आ गया हूं मैं। इनहेलिडेट, तो इनहेलिडेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ये हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना। इन्वेस्टिगेट मतलब खोज परख करना। डीले मतलब लेट हो जाना, है ना। तो यहाँ पे जो है डिवास्टेटेड का मतलब ज्यादा सटीक बैठता है इनहेनिलिएट के साथ में, दैट इज मीन डिस्ट्रॉय। ठीक, क्लियर होता है। तो इनहेनिलिएट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद में there is a lot in life that can leave you nonplussed. तो there is a lot in life that can leave you nonplussed. तो nonplussed का मतलब क्या होता है, so surprised and confused that one is unsure how to react. मतलब nonplussed का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिसमें क्या रिएक्शन दे आपको समझ में नहीं आ रहा है।
नहीं, अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया, तो भाई जब उसके फादर को ये बात पता चली होंगी तो उनको तो बिलीव ही नहीं हुआ होगा, है ना। तो हो सकता है कि शुरू के 1-2 मिनट वो जो है कुछ रिएक्शन देने की मुद्रा में नहीं होंगे, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं बोलूँ क्या। तो दैट इज नॉन प्लस्ड बोलते हैं, सरप्राइज्ड हो जाना और क्या रिएक्शन दे समझ में नहीं आना। ठीक, तो इसका जो एंटोनिम वर्ड हमको निकालना है, इन्होंने बोला एंटोनिम, उल्टा वर्ड बताइए इसका उल्टा वर्ड क्या होने वाला है। तो इसका उल्टा वर्ड था अनपर्टर्ब्ड, तो क्या होगा अनपर्टर्ब। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनपर्टर्ब बोल सकते हैं। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, या हम लोग डिस्टर्ब्ड नहीं हुए, नॉट डिस्टर्ब्ड, मतलब हमको समझ में नहीं आया, नॉट सरप्राइज्ड हुए हम लोग। मतलब बहुत बार होता है ना, हम किसी को कोई चीज बोलते हैं और वो रिएक्शन ही नहीं देता, वो बोलता मेरे को तो मालूम था तुम करने वाले हो, तो उसको बहुत रिएक्शन वो नहीं हुआ उसकी तरफ से जो है, तो दैट इज अनपर्टर्ब्ड करके बोलते हैं। उसके बाद में चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे तो सेक्रिलिजियस जो स्पेलिंग है वो सही है। सेक्रिजियस का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु को डिस्ट्रॉय करना, जैसे कि जैसे जीसस क्रॉस को जलाना, तो किसी विशेष वस्तु को डिस्ट्रॉय करना सेक्रिलिजियस बोला जाता है। जैसे जो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन लोग पहनते हैं उसको डिस्ट्रॉय की अगर वो जलाते हैं तो सेक्रिलिजियस हो गया। तो अब सेक्रिजियस का स्पेलिंग जो है ना, जब मैं पढ़ रहा था तो ये स्पेलिंग भी ठीक है, ये भी वही है और ये भी वही है सी नंबर पे। अब बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा ए और सी, है ना। अब ये मैंने तो बनाया नहीं एमसीक्यू, तो उन्होंने बना के दिया। तो सेक्रिजियस का स्पेलिंग जो है ए में वही है जो सी में है, तो आपने फिर जो पहले आएगा उसको लेना है। तो आप अगर सी को चूज करोगे तो वो सही नहीं मानते उसको, फिर जो है देखो कैसा है, ये पेपर ना वहां से चेक होंगे कंप्यूटर के थ्रू। अब वो कंप्यूटर को तो हम नहीं बताने वाले कि भाई ए और सी दोनों ही सही है, तुम हमने सी को टिक किया तो तुम ए को क्यों बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमको ना इंस्टीट्यूट के पैमाने पे खरा उतरना है, और इंस्टीट्यूट जैसा बोले वैसा हमको यहाँ पे करना है। तो इंस्टीट्यूट के पैमाने पे हम लोगों को चलना है, ये बात आपने ध्यान रखना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है, स्टेटस क्यो का मतलब होता है जैसा है वैसा रखना, स्टेटस क्यो। तो इसको हम बोलते हैं द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब जैसा है वैसा रखो, चेंज मत करो। तो बहुत बार स्टेटस क्यो वर्ड कहाँ यूज होता है, जो कोर्ट होती है, कोर्ट में स्टेटस क्यो वर्ड यूज होता है। वहां पे ये स्टेटस क्यो बेसिकली इस करके बोला जाता है कि समझ लो दो भाइयों के बीच में मकान का कुछ चल रहा है, तो कोर्ट बोलता है जैसा है वैसा रहने दो आगे जब तक के मामला नहीं सुलझता। तो जो जहां बैठा है वो वहां पे बैठे रहता फिर उसमें, है ना। फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ 4 सेंटेंसेस। तो सेट ऑफ 4 सेंटेंसेस है, चूज द सेंटेंस विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, सिमेंटिकली, सिमेंटिकली मतलब भावना प्रति, भावना से भी, एंड लॉजिकली। ठीक, हाय जॉन, लॉन्ग टाइम नो सी। अब नो सी नहीं होता, नॉट सी होता है, हाँ, या नॉट सीन होता है, तो ये गलत हो गया। हाय जॉन, वी हैवंट मीट, मीट नहीं होता है, मेट होता है। इन अ लॉन्ग टाइम, हाउ इज इट गोइंग, तो यहाँ पे मेट आना चाहिए, मीट नहीं आना चाहिए, तो भी गलत है। हाय जॉन, वी हैवंट मेट इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब हम बहुत समय से नहीं मिले। जॉन, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, तो ये ठीक लगता है, तो मैंने सी को टिक कर दिया है। एंड हाय जॉन, लॉन्ग टाइम नो मीट, नो मीट नहीं होता है, नॉट मीटिंग होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। एंड हाउ हैज इट गोइंग, तो ये ठीक है, बट ये नो मीट ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गलत लगता है। आगे देखेंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन द सेम स्टेटस लेवल ऑफ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत बार इसके पहले भी आया था, बात हुई थी। अगर एक ही जैसे लोग हैं और उनके बीच में चर्चा चल रही है तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करके बोला जाता है। मगर अगर समझ लो कोई छोटा व्यक्ति, मतलब स्टेटस में छोटा व्यक्ति, जैसे कोई एम्प्लॉय मालक से बात करे तो उसको बोलते अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि आप अपने से बड़े से बात कर रहे हो, है ना। अगर मालक नौकर से बात करे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और अगर समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन का नौकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मालक से बात करे तो दैट इज डायगोनल, तिरछा कम्युनिकेशन।
ठीक। देन उसके बाद में ए डैश इज प्रिंटेड ऑन द स्टेशनरी, a dash is printed on stationery which carries the essential information about the company or the organization. A letterhead पे सब लिखा रहता ना, कंपनी का नाम, नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका वेबसाइट एड्रेस, सब लिखा रहता ना. A letterhead is printed stationery which carries the essential information about the company or the organization. तो जो कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करती है. गूगल क्रोम इज अ काइंड ऑफ वेब ब्राउजर है, सबको मालूम है, बताने का जरूरत नहीं है. इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर है, मोजिला भी वेब ब्राउजर है ना, ये पॉपुलर वेब ब्राउजर है. अभी गूगल क्रोम ज्यादा चलता है, हम भी हमारे काम के लिए गूगल क्रोम यूज करते हैं. हमारे पास तो खैर तीनों ही है, तो जो हमको जरूरत पड़ता है हम यूज कर लेते हैं. ए डैश इज अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ओन्ड बाय पर्सन और इंस्टीट्यूशन. तो जो पोर्टफोलियो रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो लिख देते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोर्टफोलियो. तो जो पोर्टफोलियो रहता है वो एक लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हमारे पास में कौन कौन सी सिक्योरिटी है, पोर्टफोलियो बोलते हैं. गूगल क्रोम इज अ काइंड ऑफ वेब ब्राउजर. तो वेब ब्राउजर, तो गूगल क्रोम इज अ काइंड ऑफ वेब ब्राउजर. ए पोर्टफोलियो इज अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी ओन्ड बाय पर्सन और इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट करते हैं, ये इसके आंसर्स दिए हुए. सबसे अच्छी बात ये कि हमारा और उनका आंसर सेम है या नहीं है तो वो पता चल जाता है. देन उसके बाद में आप देखेंगे, द विजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल. तो प्रीएम्बल में जो विजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं हमारे आपके, वो लिखे हुआ है. द विजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल में. तो प्रीएम्बल में वो दिए हुआ रहता है सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए हम उसको गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं. थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे, एक काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रीएम्बल. प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है कि जो शुरू का पेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो लिखे हुआ है. तो उसको ना विजन है वो एक्चुअल में, कि हम क्या चाहते हैं हमारे भारत में और क्या चाहते हैं, इसीलिए हमने ये किताब लिखी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है. 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया था 1950 को, इसीलिए हम लोग स्कूल से, कॉलेजेस से गणतंत्र दिवस बनाते हैं. इंडिपेंडेंस डे जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारे यहाँ का जो है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है. देखो, राइट टू इक्वालिटी तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है. Not a fundamental right. तो this is not a fundamental right. तो ये कोई fundamental right नहीं है. उसके बाद में देखेंगे आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है. तो आर्टिकल 21A के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट है. तो आर्टिकल 21A के तहत हम लोग जो है इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में मानते हैं. ठीक है, क्लियर होता है ये बात. उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारे पास में एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. तो इसको एग्रीमेंट करके बोलते हैं, ये मालूम है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने पढ़ा था. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस. अभिषेक ने ऐश्वर्या को बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा,
तो अब ऐश्वर्या ने अभिषेक को अपना प्रॉमिस दी, अभिषेक ने उसके बदले में अपना प्रॉमिस दिया, दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस किए, तो दैट इज बिकम्स एन एग्रीमेंट, है ना। एक बात पे एक ही जैसे रजामंद होना, एग्रीमेंट को ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करके भी बोला जाता है ना। कंसिडरेशन आपने इसके पहले सुना होगा, लेवा देवा करना, इसको कंसिडरेशन करके बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं। अब मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं, मेरा पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि हम जब पास होंगे तो हम एमसीक्यू से ही पास होंगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे अपने पास में मॉक टेस्ट भी उसमें मैं सॉल्व करवा के दूंगा आपको, तो जो मॉक टेस्ट उसमें सॉल्व होंगे, करीबन इंस्टीट्यूट ने 6 मॉक टेस्ट इशू किए हैं, है ना, और 120 एमसीक्यू एक मॉक टेस्ट में है, तो वो हो जाते 600 एमसीक्यू, और ये हो गए 120, 720 एमसीक्यू तो डायरेक्टली ये हो जाते हैं। एक और हम ये बना रहे हैं कि जो भी पूरा मटेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का, उसमें हर चैप्टर के बाद ना एमसीक्यूज है, 5-5, 10-10 एमसीक्यू है, तो उसका एक अलग बना के आपको दे रहे हैं, वो आप देखते रहो, तो उसमें भी आपके कुछ 200-300 एमसीक्यू निकल जाएंगे, तो 1000 एमसीक्यू का आपका एक क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाता कि भाई आप उसको देख लो और एग्जाम चले जाओ, मोस्ट प्रोबेबली आप पास हो जाएंगे। देखना, द लुनेटिक एग्रीमेंट, ये लुनेटिक्स एग्रीमेंट, लुनेटिक का मतलब होता है पागल। क्या होता है लुनेटिक का मतलब? लुनेटिक्स का मतलब होता है पागल। क्या होता है लुनेटिक का मतलब? पागल। तो ये लुनेटिक्स एग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब वो वॉइड होता है, पागल के साथ में एग्रीमेंट किया चलेगा क्या, इन्फोर्सेबल होगा क्या? नहीं। और वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि इन्फोर्स कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इन्फोर्सेबल मतलब जो इन्फोर्स होगा कोर्ट में, अनइन्फोर्सेबल जो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा, ये वॉइड है। किसी व्यक्ति की किसी पागल से शादी हो जाए तो क्या इन्फोर्स होंगी? नहीं, इन्फोर्स नहीं होंगी। चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो इसमें है, देखो कार है, कार में मशीन होती है, स्कूटर में भी मशीन होती है, एयरप्लेन में भी मशीन होती है ना। अब ये आप तीनों देखेंगे तो ये तीनों ही जो है, और ये तीनों में ही ना मशीन तो साइकिल भी एक तरह से, तो चारों ही मशीन है, मगर कार, स्कूटर और एयरप्लेन में आपका ऑयल डलता है कुछ, उससे चलती है वो, साइकिल में नहीं डलता है, तो इसीलिए हमने इसको साइकिल बोला। अच्छा, ऐसा भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इन्होंने साइकिल बोला है, मगर जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने कार, स्कूटर और साइकिल, स्कूटर को एक देखा क्योंकि धरती पे चलती है, एयरप्लेन हवा में है तो वो अलग हो जाता है, तो उसमें जो सिमिलर नहीं होता वो एयरप्लेन भी हो सकता है, मगर इन्होंने साइकिल बोला तो अपने को साइकिल मानना है। प्रथम दृष्टा मैंने जो है एयरप्लेन को टिक किया था कि भाई मेरे को लगा एयरप्लेन होगा, मगर ये एयरप्लेन नहीं था, ये मैं सोच को बता रहा हूं आपको कि ये देखो इस तरह से मूव होती है। अगर आपने भी सोचा होगा एयरप्लेन अलग है तो गलत नहीं है, मगर उनका बोलना है साइकिल है, तो पास करने वाला इंस्टीट्यूट है, जैसा वो बोले वैसा मेरे को मानना पड़ेगा भाई। देखो रैप, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास में, यहाँ पे है हमारे पास में रैप है, मैप है, हॉट है, फन है ना। अब ये एपी ठीक है, मगर ये ओटी और यूएन अलग अलग हो जाता, तो ये ना कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा कि ये क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते, पहले शब्द को लेते, आर एम एच एफ। अब आर के पहले एम आता है, एम के पहले एच आता है, एच के पहले एफ आता है। अब एफ के पहले इन चारों में से कोई आता है क्या? तो हाँ बोले, सी आता है, तो हमने फिर सी को लिया और हमारा सही था। देखेंगे आगे, सुरेश सुरेश सन ऑफ महेश, किसका बेटा है ये? सन ऑफ महेश। तो ये सुरेश जो है महेश का बेटा है। इज मैरिड टू सिया, मतलब इसका जो गठबंधन हुआ वो किससे हुआ? सिया से हुआ। जिसकी सिस्टर कौन थी? जिसकी सिस्टर थी जिया, मतलब इसकी सिस्टर है जिया, जिसकी शादी किससे हुई? अमर से हुई। तो सुरेश द सन ऑफ महेश इज मैरिड टू सिया,
whose sister is married to Amar, the brother of Suresh। अब ये और ये दोनों भाई है, ये और ये दोनों भाई है, तो क्या ये इसके भी पिताजी नहीं हो गए क्या? अमर के भी हो गए ना, ये भी तो फादर सन की जोड़ी हो गई ना, फादर सन की जोड़ी है ना। तो हाउ जिया इज रिलेटेड टू महेश, जिया किस तरह से रिलेटेड है? डॉटर इन लॉ, बहू हो गई वो उसकी। ठीक, क्लियर हुआ? देखेंगे वापस एक बार चला के देखो, नहीं समझे तो, है ना, वहां पे एरो रहता है, उससे आगे पीछे कर सकते हैं आप जो है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, है ना, जॉब, इंडिपेंडेंस, स्टडी, इनकम, एग्जाम। अब मैंने जिस तरह से किया मैं बताता हूं, मैंने किस तरह से किया। मैंने बोला स्टडी, जैसे मैंने सबसे पहले पढ़ाई की, फिर मैंने एग्जाम दी, ठीक है, उसके बाद में जो है जॉब हुई, उसके बाद में जो है इनकम हुई। अब इनकम हो गई तो अपन क्या बन गए? इंडिपेंडेंट बन गए। क्या बन गए? इंडिपेंडेंट बन गए, है ना। ये मेरा सोच था और मैंने इसी तरह से चला था मेरे जीवन में कि मैंने पहले पढ़ाई की, फिर एग्जाम दी, फिर जॉब की, फिर इनकम आई, फिर इंडिपेंडेंट हुआ। इनका सोच क्या था? इनका सोच अलग है। इनकी सोच क्या है? इनका बोलना है ये इनके हिसाब से गलत है, ठीक है। इनके हिसाब से क्या सही है? जॉब पहले करो, जॉब करेंगे तो आपकी इनकम होंगी, इनका बोलना है, ठीक है। इनकम होंगी तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और फिर आप स्टडी करो और फिर आप एग्जाम दो। ये इनकी सोच है। अब ये कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों में ऐसा होता है कि अमेरिकन लोग पहले जॉब करते फिर पढ़ते हैं। हमारे भारतीयों में तो हम लोग जनरली पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जॉब करने जाते हैं। तो मेरा पैटर्न ये बाजू वाला था जो कि इन्होंने नकार दिया, ये वाला मेरा पैटर्न था, और इनका पैटर्न ये है। तो मैंने इनके आंसर पे से अपना आंसर बोला है। मेरा पैटर्न ये मैंने बताया आपको, अगर मैं रहूंगा तो इस तरह से जाऊंगा, नहीं तो इनके हिसाब से इस तरह से। तो इनका आंसर आता है ए फॉर एप्पल, A 1 4 2 3 5, ये था इनका आंसर जो है। तो ये हमारा एक और कंप्लीट होता है इसमें। अब हम आते इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब कैसा है कि यहाँ पे आप देखिए द फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल को हम लोग F करके रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये तो dx 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 है सब जगह पे, है ना। अब यहाँ पे QSFR है, तो क्योंकि फंक्शन था तो मैंने F बोल दिया, और ये PX सेम था, तो ये हमारा आंसर हो गया dx इक्वल टू F ऑफ PX, dx इक्वल टू F ऑफ PX। नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब होता है ना, एक लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं, आंसर डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाव ऊपर गया तो डिमांड नीचे आएंगी, भाव नीचे गया तो डिमांड ऊपर जाएंगी, है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो बाकी सब चीजें अपनी जगह पे रहेंगी। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, और मैंने जब आंसर देखा तो आंसर भी ठीक था, लॉ ऑफ डिमांड इज द राइट आंसर। ओके, तो हम लोग इस तरह से ही जाएंगे। अभी कैसा है, ऐसे ऐसे एमसीक्यूज अगर सॉल्व रहेंगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा वहां पे पास करना जो है। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको लिख के आपके लिए दिया है, आप भी इसको याद कर लो। ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक, डिमांडेड, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% है, मतलब जो क्वांटिटी का डिमांड है उसमें 10% का बदलाव है, और चेंज इन प्राइस जो है वो 5% है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा? क्या बोला उन्होंने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा? तो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि कितना भाव चेंज होने पे कितना डिमांड बदलता है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो हमने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो ये है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो कि 10% है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि 0.05 है, तो आ गया 2, आंसर हो गया 2, ठीक है। इफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 2 करोड़ रुपए की, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें जो वैल्यू ऐड की हमने, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया तो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू ऐड की। डेप्रिसिएशन 1 करोड़ रुपए का है, तो डेप्रिसिएशन भी उसमें ऐड होना चाहिए,
तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो 3 करोड़ का होता है, 1 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ इक्वल टू 3 करोड़। तो आप चाहे ना तो इसके फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू 2 करोड़ एंड डेप्रीसिएशन 1 करोड़। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारी इस तरह से हो गई, क्लियर होता है। उसके बाद में जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस इज INR 200 करोड़। तो जीडीपी जो मार्केट प्राइजेस पे 200 करोड़ की है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है 100 करोड़ की है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू एट जीएनपी एट मार्केट प्राइजेस। अब इसका फॉर्मूला 300 करोड़ है, इसका आंसर जो है हाईलाइटेड पोर्शन है। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट prices, gross national product at market prices equal to GDP at market prices, GDP at market prices plus net income from अब्रॉड, ठीक, क्लियर है। ये इसका फॉर्मूला आ गया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडियन यूनियन बजट, मतलब भारत का जो पहला बजट है वो किन्होंने पेश किया था ऑन फरवरी 1869 को भारत का पहला बजट कितने पेश किया था आफ्टर इंडियन बजट वाज इंट्रोड्यूस। मतलब इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था अप्रैल 7 1860 को। उसके बाद में पहला बजट किसने पेश किया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनका नाम था मिस्टर जेम्स विल्सन। तो इसको रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है। इसका आंसर है एप्रोप्रिएशन बिल। अब मैं पूरा पढ़ता हूं। एप्रोप्रिएशन गिव्स बिल पावर टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जो एप्रोप्रिएशन बिल रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि आप जो है, जो भारत के पास में पैसा जमा है भारत सरकार के पास में, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या भारत की बैलेंस शीट बोलते हैं, या भारत का फाइनल अकाउंट बोलते हैं। उसमें से पैसा निकाल सकते हैं आप जो है। एप्रोप्रिएशन मतलब खर्चा पानी करने के लिए, किधर किधर कितना कितना पैसा डालेंगे। अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स पेटीएम में बी कवर्ड। तो कौन सी कैटेगरी है बैंक की जिसमें पेटीएम कवर्ड होता है? पेमेंट बैंक में पेटीएम कवर्ड होता है। क्या बोलेंगे? पेमेंट बैंक में पेटीएम कवर्ड होता है। उसके बाद में एज ऑफ सितंबर 2018 डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब सितंबर 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, लॉन्च जन धन दर्शक, नाम ही है उसका, तो आपने याद कर लेना है। तो जन धन दर्शक एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, मतलब सितंबर 2018 में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उन्होंने जन धन दर्शक की एक स्कीम लॉन्च की थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव मतलब हर व्यक्ति को हम लोग फाइनेंशियली वाइबल बनावे उसके लिए। Which of the following committee recommended for opening up of insurance sector to private player? तो कौन सी कमिटी ने इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने का रिकमेंडेशन दिया था? मल्होत्रा कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था। अब ये ना कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जो सिर्फ याद कर लो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है बहुत ज्यादा। अभी हम लोग करंट अफेयर के सैंपल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए। Who is the present चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का अभी
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत जो है वो उसका प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। Which ministry has released the e-booklet titled 1 Year of Modi 2.0 towards a self-reliant India? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इशू किया था 1 ईयर ऑफ मोदी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो रविशंकर प्रसाद जिसके मिनिस्टर है, उन्होंने इसको इशू किया था। ठीक। Which of the following is the longest expressway in India likely to be completed by 2021? अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो अभी सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है जो कि चल रहा है, जिसपे काम 2021 के बारे में बात कर रहा हूं। Which country has proposed the idea of G7+3 named as 10 democracies D10? तो यूनाइटेड किंगडम ने इसको सजेस्ट किया था। यूनाइटेड किंगडम वैसे बहुत सारे सुझाव भी देता है, तो हम लोग जब इसको पढ़ रहे थे पहली बार तो हमने खुद ही बोल दिया था यूनाइटेड किंगडम होगा, बाकी के बारे में सोचे बिना, बिकॉज उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो हो सकता है। ठीक, और वो सही भी निकला। Who has been appointed as the chief new president of Confederation of Indian Industry? तो किसको नया प्रेसिडेंट बनाया गया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का? उदय कोटक को। किसको बनाया गया? उदय कोटक को। तो सीआईए का जो चीफ प्रेसिडेंट बना वो कौन बना? उदय कोटक बना। कौन बना? उदय कोटक बना। नेम द स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर। अब मैंने जब इतना पढ़ा तभी नाम आ गया किरण रिजिजू। तो क्योंकि किरण रिजिजू है वो अभी है वो खेल मंत्री हमारे भारत सरकार में। तो नेम द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज लॉन्च्ड 25-day खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेस। किरण रिजिजू जो है वो हमारे करंट जो है वो खेल मंत्री है। Who become the first ever woman to reach the deepest point of ocean Challenger Deep? तो कैथी सुवलिन करके नाम है उनका, जिन्होंने फर्स्ट एवर वुमेन है जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन में, मतलब ओशियन के सबसे गहरे पॉइंट तक के वो जाके आए हुए, चैलेंजर डीप तक के वो जाके आए हुए। The Securities and Exchange Board of India has rearranged the Commodity Derivative Advisory Committee recently, and who chairs the committee? तो Securities and Exchange Board of India ने जो है Commodity Derivative and Advisory Committee, क्या बोला जा रहा है? Commodity Derivative and Chief Advisory Committee को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और कौन उस कमिटी के चेयरमैन है? तो उस कमेटी के चेयरमैन साहब जो है वो अशोक डलवानी है। कौन है? अशोक डलवानी है उस कमेटी के जो चेयरमैन है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए नो न्यू स्कीम विल बी लॉन्च टिल मार्च 31, 2021। तो अभी निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला भाई ऑलरेडी भारत सरकार ने ये आत्मनिर्भर योजना और बाकी पे बहुत खर्चा कर दिया है, तो भारत सरकार अब 31 मार्च मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें कोई और खर्चा नहीं करेंगी और कोई स्कीम नहीं लाएंगी। तो मार्च 31, 2021 तक के कोई नई स्कीम नहीं लाने वाली है भारत सरकार। Which data sharing website was blocked by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो इसमें से जो है वो वी ट्रांसफर करके एक डेटा शेयरिंग वेबसाइट है, भारत सरकार ने उसको ब्लॉक किए हुआ है, उसको नहीं करना है भारत सरकार का, ऐसा बोलना है। ठीक, तो ये आप देखिए। अच्छा, मैं बार बार जब भी मैं ये पढ़ाता हूं तो मैं उसके बाद में ये मोटो आपको बता देता हूं, सत्यवंद धर्मचर, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। ये हमारे इंस्टीट्यूट का क्या है? ये हमारे इंस्टीट्यूट का जो है मोटो है। विजन क्या है? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब एक ग्लोबल लीडर बनना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। एंड मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल, तो हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बनाना है। फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैरी करे उनके लिए। ठीक, तो ये जो है ये हमारा ये भी कंप्लीट होता है जून 2020 का ई बुलेटिन। थैंक यू वेरी मच।